हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है उपसर्ग, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो कोई भी शब्द होता है, जैसे कि गुण। ठीक है, अब इस गुण के आगे हमने एक शब्द लगा दिया सु। ठीक है, तो ये जो शब्द के पहले लगता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जैसे सुगुण। इसी तरीके से हमने ये गुण लिखा और इसके आगे हमने उपसर्ग जोड़ दिया दुर्गुण, दुर उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दुर्गुण। अब शब्द के प्रारंभ में तो ये जुड़ते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? इनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे सुगुण का मतलब होता है अच्छा गुण, और दुर्गुण का मतलब होता है जो उसके दोष होते हैं। अब गुण और दोष अलग अलग, अच्छे दोष, अच्छे गुण, और दुर्गुण मतलब कि दोष हो गए, जो बुरे, जो कमियां हैं वो हो गई, तो इनके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं? कि उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपकर्म, सगुण, स्वदेश, प्रयोग, अधर्म आदि। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है, इसमें मूल शब्द क्या है? कर्म, गुण, देश, योग, धर्म, है ना। और इनके साथ आपके उपसर्ग लग गए अप, स, स्व, प्र और अ। ये शब्दांश इनके साथ में जुड़कर इनके अर्थ को क्या कर रहे हैं? वो परिवर्तित कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, उपसर्ग की परिभाषा हम इस तरीके से ले सकते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उपसर्ग के भेद। तो अब हम देखें कि हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के तद्भव उपसर्ग। तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय, है ना। और पांचवा जो है वो है आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है आपके पहला पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के जो उपसर्ग है, हम यहाँ पर जो है उपसर्ग लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनका अर्थ दिया हुआ है, और ये जो है उपसर्ग से बने कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि अ का मतलब होता है नहीं, है ना। अजर, अज्ञानी, अपवित्र, अमृत, अन्याय और असर, सत्य। वैसे ही अति, अति का मतलब होता है अधिक और सीमा से परे। इसके दो अर्थ होते हैं, अधिक भी होता है और सीमा से परे भी होता है। ठीक है, तो और इसके हैं अति, अत्युच्च, अतिवृष्टि, अतिविश, अत्यधिक, अत्युत्तम, अधिक के। ठीक है, अब सीमा से परे के लिए अतिचार, अतिभूमि, अत्याचार, अतिरंजित और अतिक्रम। अति का मतलब हम अधिक भी ले सकते हैं और सीमा से परे भी ले सकते हैं। फिर आता है अधि उपसर्ग। इसमें इसका मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधिमान, अधिकार, अधिपति, अधिभार, अधिराज, ये इसके कुछ शब्द हैं। फिर ये अधः, अधि का मतलब होता है ऊपर और अधः का मतलब होता है नीचे। तो अधः पतन, अधोगमन, अधोगति, अधोमुख, ये सब अधः के एग्जाम्पल है। फिर आता है अन का मतलब होता है नहीं। इनके एग्जाम्पल हैं अनाचार, अनौपचारिक, अनंत, अनादि, अनावृत, है ना। अनाचार यानी जिसका आचार न हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो। अनौपचारिक, जो औपचारिक ना हो। अनंत, जिसका अंत ना हो। अनादि, अनावृत। फिर आता है अनु उपसर्ग। अनु का मतलब होता है पीछे। अनुचर यानी पीछे चलने वाला। अनुसरण, पीछे अनुसरण करने वाला। अनुकरण, अनुरूप और अनुलोम। फिर आता है अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है बुरा या विरुद्ध। ठीक है, इसका क्या होता है? बुरा भी होता है और विरुद्ध भी होता है। बुरा के एग्जाम्पल है अपचय, अपशकुन, अपशब्द, अपवाद और अपयश। विरुद्ध के एग्जाम्पल है अपकार, अपमान और अपक्रम। फिर आता है अभी। अभी का मतलब मीनिंग होता है सामने, और दूसरा मीनिंग होता है इसका अच्छा, और तीसरा मीनिंग होता है सब प्रकार से। अभी के 3 अर्थ होते हैं, सामने, अच्छा और सब प्रकार से। सामने के एग्जाम्पल है अभिमुख, अभिनेता, अभिनय, अभ्यागत और अभिधेय। अच्छा के एग्जाम्पल हैं अभिमत, अभिजात, अभिज्ञान,
अभिजन और अभिसिंचित। फिर सब प्रकार से इसके उदाहरण हैं अभीप्सित, अभीष्ट और अभिनंदन। फिर आता है अव का मतलब होता है हीन या नीचे, अवज्ञा, अवतरण, अवनति और अवगुण, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर है आ उपसर्ग का मतलब होता है तक या बर। दूसरा है उसका अर्थ अपनी ओर। तीसरा है सब ओर से। तक या भर के लिए आ बाल, आ जीवन, आ कंठ, आ जन्म, आ मरण, यानी कि आजीवन, जीवन भर, आ कंठ, कंठ तक, आ जन्म, जन्म तक, जन्म भर, आ मरण। ठीक है। अपनी ओर के लिए आयात, आदान, आकर्षण और आगत। सब ओर से यानी कि आचरण, आलोचना, आवृत, आवरण और आक्रमण। फिर आता है उत उपसर्ग। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। इसके उदाहरण है उत्थान, उत्पात, उत्कर्ष, उद्घोष, उत्प्रेरक और उत्कट। फिर आता है उप उपसर्ग। इसका अर्थ होता है निकट या गौण। तो इसके उदाहरण है उपसर्ग, उपदेश, अपवन, उपलक्षण, उपवन है ये, ठीक है, उपलक्षण और उपनाम। फिर आता है चिर। चिर का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बहुत या सदैव। तो इसके उदाहरण है चिरातन, चिर परिचित, चिरायु, चिरकाल और चिरस्थायी। फिर आता है दुर। दुर का मतलब होता है बुरा। दुर का मीनिंग क्या होता है? बुरा। इसके उदाहरण है दुर्दिन, दुर्गंध, दुरात्मा, दुर्देव और दुर्गति। फिर दुर या दुष, इसका मीनिंग भी होता है बुरा और कठिन, जिसके एग्जाम्पल है दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कृति और दुष्कर्म। फिर आता है नी उपसर्ग। नी के मीनिंग होते हैं नीचे और दूसरा मीनिंग होता है अधिक। नीचे के एग्जाम्पल है नीचय, निलय, निलीन, निपात और निवर्तन। और अधिक के एग्जाम्पल है निग्रह, निगूढ़, निशांत और निदारुण। ठीक है। फिर आता है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग का मतलब होता है, उसका अर्थ है रहित या निषेध। निषेध यानी मनाही। निर्विकार, निराकार, निरामिष, निर्लोक, निर्मल, निर्देश, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है निस। निस का मीनिंग होता है रहित और निषेध। निर और निस दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है निस्तार, निस्सार, निस्संतान और निस्संदेह। फिर आता है परा। परा का मीनिंग होता है पीछे, परे या उल्टा। इसके एग्जाम्पल है पराभूत, पराजय, पराकाष्ठा, परावर्तन, पराजित और पराक्रम। फिर आता है परि। परि का मीनिंग है सब ओर या पूरा। दूसरा है आस पास, सब और पूरा। इसके एग्जाम्पल है परिरम, परिवेश, परिकल्पना, परिक्रमा और परिकलन। आसपास का एग्जाम्पल है परिशीलन, परिजन, परिव्याप्त, परिश्रुत और परिभ्रमण। ठीक है। फिर आता है प्रउपसर्ग। प्रउपसर्ग का मीनिंग है अधिक और दूसरा उसका मीनिंग है आगे और तीसरा उसका अर्थ है छोटा। तीन अर्थ है अधिक, आगे और छोटा। अधिक के जो एग्जाम्पल है वो है प्रभार, प्रचंड, प्रज्वलित, प्रगाढ़, प्रख्यात और प्रभुत। आगे के एग्जाम्पल है प्रवेग, प्रवर, प्रचलन, प्रगति, प्रवाह, प्रणेता और प्रबोध। और छोटा के एग्जाम्पल है प्रवंचन, प्रभात, प्रदेश, प्रवेदन, प्रबाहु और प्रवेद। ठीक है। फिर आते हैं प्रति। प्रति उपसर्ग जो है इसका मीनिंग होता है एक एक, दूसरा मीनिंग होता है विपरीत और तीसरा होता है लगभग सदृश। एक एक का एग्जाम्पल है प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक। विपरीत का एग्जाम्पल है प्रत्यावेदन, प्रत्युत्तर, प्रतिवाद, प्रत्युपकार और प्रतिकार। लगभग और सदृश के एग्जाम्पल है प्रतिलिपि, प्रतिरूप, प्रतिबिंब और प्रतिसार। फिर आता है पुनर्उपसर्ग। पुनर्उपसर्ग का अर्थ होता है दोबारा या फिर। इसके एग्जाम्पल है पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्गमन, पुनरावृत्ति और पुनर्निर्माण। ठीक है। फिर आता है वि उपसर्ग। वि उपसर्ग में आपके आते हैं, इसका मीनिंग है अधिक, विशेष और दूसरा मीनिंग है बिना या नहीं। तो अधिक और विशेष के एग्जाम्पल है विध्वंस, विज्ञान, विनाश, विकल्प, विशुल्क और विनम्र। और बिना और नहीं के एग्जाम्पल है विशेष, विपक्ष, विफल और वियोग। ठीक है। फिर आता है सत उपसर्ग। सत उपसर्ग जो है वो उसका अर्थ है आपका अच्छा। सत उपसर्ग का मीनिंग क्या है? अच्छा। तो इसके एग्जाम्पल है सद्कर्म, सज्जन, सद्गति, सत्पुरुष, सदयोग और सतगुरु। और
फिर आता है सम। सम उपसर्ग के दो मीनिंग है, भली प्रकार और साथ साथ। भली प्रकार और साथ साथ। भली प्रकार के एग्जाम्पल है संक्षेप, संलिप्त, संतृप्त, संतुलन, संरक्षण और संवरण। ठीक है। और साथ साथ के एग्जाम्पल है संप्रति, संप्रसंग, संगति, संगीत, सम्मोहन, संग्रह और सम्मान। फिर आता है सह उपसर्ग। सह का मीनिंग भी क्या होता है? साथ, सहचर, सहपाठी, सहकार और सहयोग। फिर सु उपसर्ग। सु का मीनिंग है अधिक और दूसरा मीनिंग है अच्छा। अधिक के एग्जाम्पल है सुकोमल, सुस्वाद, सुमधुर, सुपरिचित, सुदूर और सुरुचि। अच्छा की एग्जाम्पल है सुनाम, सुकर्म, सुपुत्र, सुयोग, सुमति और सुप्रीति। फिर आता है स्व। स्व का मीनिंग होता है अपना। स्व का अर्थ क्या होता है? अपना। इसके एग्जाम्पल है स्वनाम, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वदेश, स्वजन और स्वकर्म। फिर सेकंड टाइप का, दूसरे तरह का जो भेद है हिंदी इसका उपसर्ग का, वो है हिंदी के तद्भव उपसर्ग। उपसर्ग है अध। अध का मीनिंग होता है आधा, है ना। और इसके उपसर्ग से बने कुछ शब्द है अधमरा, अधपका, अधभरा और अध कचरा। फिर आता है अन उपसर्ग, जिसका मतलब होता है नहीं या रहित, अनचिन्हा, अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा और अनचाहा। फिर आता है उन उपसर्ग, यानी कि एक कम। इसके एग्जाम्पल है 29, 49, 59 और 69। फिर आता है कु उपसर्ग। कु का मतलब होता है और इसका अर्थ है बुरा। तो इसके एग्जाम्पल है कुफल, कुपुत्र, कुपात्र, कुसंग, कुलक्षण, कुकर्म। फिर आता है दु उपसर्ग, जिसका मतलब होता है बुरा या दो। दुबला, दुकाल, दुमाता, दुजन। और दो का एग्जाम्पल है दुनाली, दुपद, दुचंद, दुरंगा और दुमुहा। फिर आता है नि उपसर्ग। नि उपसर्ग में का मतलब होता है बिना या रहित। इसके एग्जाम्पल है निवेक, निडर, निडाल, निकम्मा और निषिद्ध। फिर स उपसर्ग। स का मीनिंग होता है, इसका अर्थ है साथ या सहित, सदेह, सपत्नी, सशंक, सरस, सशक्त, सपरिवार। ये इसके उदाहरण है। फिर सु उपसर्ग। सु का मतलब होता है, इसका अर्थ है अच्छा। इसके एग्जाम्पल है सुलभ, सुगढ़, सुरेखा, सुजान, सुडोल और सुमेल। ठीक है। अब आपका थर्ड टाइप आता है उपसर्ग का, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग देखो, कम। कम का मतलब होता है, अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा। और इसके एग्जाम्पल है कम वक्त, कम सिन, कम अक्ल, कम उम्र और कमज़ोर। फिर आता है गैर। गैर का मतलब होता है निषेध। तो गैर मौजूदगी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर ज़रूरी और गैर सरकारी। थर्ड है ना। ना का मतलब होता है नहीं या बिना। इसके एग्जाम्पल है नादान, नालायक, नाखुश, नापसंद, नाकाम और नाचीज। ठीक है। फिर है बद। बद का मीनिंग होता है बुरा। ये सारे जो है उर्दू के उपसर्ग हैं। बद का मीनिंग है बुरा, जिसके एग्जाम्पल है बदमाश, बदजात, बदनाम, बदकार, बदतमीज और बदनीयत। फिर है हर उपसर्ग, जिसका मतलब होता है प्रति। हर कोई, हर एक, हर दिल, हर पन, हर पल, हर दिन और हर किसी। फिर आता है हम यानी कि समान, बराबर। इसके एग्जाम्पल है हम नाम, हम शक्ल, हम उम्र, हम राज, हम दर्द और हम सफ़र। फिर आता है फोर्थ टाइप के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ जो प्रमुख अव्यय हैं, उनको भी हम उपसर्ग में लेते हैं। यहाँ पर अव्यय दिए हैं और इनके अर्थ दिए हैं, इनसे बने कुछ शब्द हैं। फर्स्ट है अधः, जिसका मीनिंग होता है नीचे। अधः पतन, अधोगति और अधोलिखित। फिर इसके बाद सेकंड है अंतर, यानी कि अंदर। अंतर्यामी, अंतरात्मा, अंतर्मुखी और अंतर्ध्यान। थर्ड है बही। बही का मतलब होता है बाहर, यानी कि बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार और बहिर्द्वार। फिर है सत, जिसका मतलब होता है सहित या अच्छा। इसके एग्जाम्पल है सन्मार्ग, सत्कर्म, सत्कार और सत्संग। फिर है फोर्थ चिर, जिसका मतलब होता है बहुत। इसके एग्जाम्पल है चिरस्थायी, चिरकाल और चिरायु। फिर है अलम। अलम का मतलब होता है बहुत या काफ़ी। इसके एग्जाम्पल है अलंकृत और अलंकार। फिर है सह। सह का मतलब होता है, सह का अर्थ है साथ। इसके एग्जाम्पल है सहकर्मी, सहचर, सहमत, सहभागी और सहयोग। फिर है पुनः। पुनः का मीनिंग होता है फिर। पुनः का मीनिंग क्या होता है? फिर। तो इसके एग्जाम्पल है पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण आदि। फिर है अंत। अंत यानी भीतर, जिसके एग्जाम्पल है अंतःकरण, अंतर्जातीय, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरात्मा। ठीक है।
फिर है पुरा, पुरा का मतलब है प्राचीन, इसके एग्जाम्पल है पुरातन, पुरातत्व और पुराकाल। फिर है फिफ्थ टाइप अंग्रेजी के उपसर्ग। जहाँ पर उपसर्ग हैं उनका अर्थ और उनसे बने शब्द, जैसे कि हेड, हेड का मतलब होता है सर या प्रधान, इसके एग्जाम्पल है हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर और हेड क्लर्क। फिर है हाफ, हाफ मीन्स आधा, आधा, इसके एग्जाम्पल है हाफ प्लेट, हाफ पेंट, हाफ जग, हाफ शर्ट, ऐसे। वाइस, वाइस का मतलब होता है उप, तो इसके एग्जाम्पल है वाइस एडमिरल, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल आदि। असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, इसके एग्जाम्पल है असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट क्लर्क। फिर है चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, इसके एग्जाम्पल है चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। फिर सब, सब का मतलब होता है सहायक, इसके एग्जाम्पल है सब रजिस्ट्रार, सब एरिया कमांडर, सब इंस्पेक्टर। फिर है जनरल, जनरल यानी सामान्य, जनरल मर्चेंट, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर है डिप्टी, डिप्टी का मतलब भी होता है सामान्य, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपका ये जो उपसर्ग वाला जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आपको क्या करना है कि सभी उपसर्ग तो आप इसमें नहीं लिख पाओगे, तो आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है जो यहाँ पर दिए हुए वो आपको कॉपी में करने हैं, और ये वाले जो है वो आपको बुक में ही करने हैं। जो फर्स्ट वाला जो है, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कहते हैं समास, उपसर्ग या प्रत्यय। क्या कहते हैं उन्हें? उपसर्ग। सेकेंड वाला राइट, ठीक है। उपसर्ग है शब्दांश, वाक्य या शब्द। उपसर्ग क्या है? शब्दांश, वाक्य या शब्द। क्योंकि यहाँ ऊपर ही दिया हुआ है, देखो आप, शब्दांश, तो हम क्या करेंगे, उपसर्ग क्या है? शब्दांश, ठीक है। उपसर्ग शब्द में कहाँ जोड़ते हैं? पहले, बाद में या बीच में? तो कहाँ जोड़ते हैं? पहले। कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। फिर सेकंड नंबर है, उपसर्ग का रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। किस रूप में कोई अस्तित्व नहीं है? शब्दांश रूप में, ठीक है। किस रूप में अस्तित्व नहीं है? शब्दांश रूप में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तभी उनका मीनिंग निकलेगा। उपसर्ग के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं उपसर्ग के? अभी हमने पढ़े हैं 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर उपसर्ग मात्र क्या है? उपसर्ग क्या है? मात्र, स्वतंत्र मात्र है, सिर्फ अपने आप में स्वतंत्र हैं ये, लेकिन किसी न किसी शब्द में जुड़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ चेंज होगा। फर्स्ट में आएगा स्वतंत्र, यहाँ पर आएगा शब्दांश, है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका? स्वतंत्र, यहाँ क्या आएगा? शब्दांश। ठीक है, क्या लिखना है? उपसर्ग का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। उपसर्ग के 5 प्रकार होते हैं। उपसर्ग शब्दांश मात्र हैं। उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में क्या ला देते हैं? नवीनता ला देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके उपसर्ग किसे कहते हैं, ये जो क्वेश्चन के आंसर है ये आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके।